मैं मानता हूँ कि ड्रैगन मूवी काफ़ी बड़ी फिल्म होगी, जहाँ वैलिड कंसर्न जाहिर सी बात है कि बार बार फिल्म को वही लुक एंड फील देना केजीएफ एंड सलार की याद तो दिलाता है। मगर मैं इस चीज़ को लेकर एक्सेप्टिंग हूँ क्योंकि हर फिल्म मेकर का अपना एक स्टाइल होता है एंड अगर आप उससे वही चीज़ छीन लो तो फिर वो क्या है। जहां एटलीस्ट वो खुद को ही बेटर करके प्रेजेंट कर रहे हैं ना कि किसी को ब्लेटेंटली ही चेप रहे हैं। एंड मुझे 100% ड्रैगन मूवी में सलार एंड केजीएफ की विजुअल क्वालिटी इंक्रीज होते हुए तो नजर आ ही रही है। एंड मूवी रिलीज से एक साल पहले इस 4.5 मिनट के ग्लिम्स को डाल देना सिंपल सा कोई मार्केटिंग टेक्निक नहीं बल्कि अपनी फिल्म को लेकर एक ग्लोबल आउटरीच की पोटेंशियल को जानते हुए उसे दर्शाता है। क्योंकि इमेजिन करो कि आप सेम रीजनल जोन से आते हो और आप देखते हो कि आप ही के जैसे एस राजामौली जैसे फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म के साथ यूएस, यूरोप, यूके में ऑस्कर्स, बाफ्ता में कहर ढा रहे हैं और दूसरी तरफ आप भी अपनी फिल्मों के साथ उन्हीं लेवल पे ही एग्जिस्ट करते हो बट वो आउटरीच नहीं मिल पा रही है। तो इनफैक्ट ज्यादा ही बजट में आप अपनी फिल्मों को बना रहे हो तो क्यों ना अपनी फिल्मों को लेकर उन्हीं की तरह ग्लोबल जाओ, हो सके आप उनसे भी आगे निकल जाओ तो क्यों नहीं आप ट्राई करना चाहोगे। एंड ठीक जैसा हॉलीवुड की पिक्चरें किया करती हैं कि अपने फिल्म रिलीज से ठीक एक साल पहले अपनी फिल्म का ग्लिम्स एंड ट्रेलर्स को ड्रॉप कर देना शुरू करती है ताकि वो उसकी हाइप को नाप सके, फिल्म की रिसेप्शन के बारे में जान सके एंड उसकी मार्केटिंग को ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट कर सके एग्जीक्यूटिव्स को कि देखो हमारी फिल्म भी पोटेंशियल रखती है ग्लोबली डोमिनेट करने के लिए। एंड सेम इधर उन्होंने ऐसा ही किया, जहां भी अपनी रीसेंट इंटरव्यू में प्रशांत नील ने बोला कि उनकी फिल्म वन ऑफ द मोस्ट पेट्रियोटिक इंडियन फिल्म्स में से एक होगी। तो इसमें सेम देशभक्ति वाली फीलिंग लोगों से कनेक्ट करेगी ही करेगी, वो भी इनके विलेनस एंगल के साथ ही साथ कि भाई मैं देश के लिए काम करता हूं पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई अच्छा इंसान हूं, जो कि आजकल लोगों को पसंद ही आ रहा है, वो भी ऑल थैंक्स टू धुरंधर। एंड ठीक यहीं पे इसी से ही कई सारी थ्योरीज भी जन्म लेती हैं कि अपने इंडिया के आजादी के बाद यहीं से अपने जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के लिए एक स्लीपर एजेंट थ्योरी भी जन्म लेती है, जहां पे अपनी ड्रैगन मूवी में पहले प्रशांत नील ने प्रेजेंट किया कि एक ऐसी दुनिया है जहां पे प्योर विलन्स के रूप में लोग एग्जिस्ट करते हैं। बट देन ही क्लेम्ड दिस मूवी इज टू बी वन ऑफ द मोस्ट पेट्रियोटिक मूवीज ऑफ इंडिया, जो कि दोनों चीजें सेम अलाइन नहीं होती। तो थ्योरी यहां से ये बनती है कि लूगर बस कोई एवं ही असैसन नहीं होगा, ही इज बॉल्स डीप अंडरकवर एसिड, जो कि प्लांट किया गया है रघुवीर राठौड़ के द्वारा सालों पहले। एंड ये अनिल कपूर के कैरेक्टर ने किया होगा जब उसे पता चला होगा कि ये ड्रग्स वाली प्रॉब्लम कितनी ज्यादा इंटरनेशनल है एंड अपनी इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाती है, स्पेशली वो भी जब इंडिया हाल ही में आजाद हुआ हो। एंड फिर उसी के पे ऑफ में जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को ना चाहते हुए भी अपने कई सारे विलेनस एक्ट्स को कमिट करना पड़ा होगा। चलो खैर, यहाँ पे तो कोई कमिटमेंट दे रहा है। एंड फिर उसी के एफर्ट्स में इतने डेंजरस लोगों से वो घिरा हुआ होगा कि वो एम्पायर के अंदर से ही उसको करप्ट कर रहा होगा ताकि वो कभी खड़ा ही ना हो पाए। एंड अपने पहले अटेम्प्ट में वो अफगान ट्रेडिंग कंपनी को अंदर से तोड़ना शुरू करेगा एज लूगर बन के, जो कि फिर धीरे धीरे आगे चल के जैसे कहानी प्रोग्रेस करेगी वो ड्रैगन के रूप में ट्रांसफॉर्म होगा, वो सबको जला के रख देगा जैसे कि ड्रैगन करता है, क्योंकि खलीसी इज कमिंग टू वेस्टरोस। एंड उसी के बाद अभी भी अपनी इस थ्योरी को इंटैक्ट रखूंगा कि एटीसी एंड जीटीसी बॉम्बे एंड कलकत्ता से काफी क्लोजली कनेक्टेड है, क्योंकि इंडियन सी पोर्ट्स एक्चुअली में बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशंस के बहुत ही बड़े हब होंगे ग्लोबल स्केल में, जिसकी वजह से ये फिल्म केजीएफ एंड सलार से भी ज्यादा बड़ी बन जाती है। क्योंकि केजीएफ रूल करता था सिंगल गोल्ड माइंस पे, सलार एक फिक्शनल सिटी खानसार में ही टेक प्लेस करता था, उसके बियॉन्ड इसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं जाती थी। पर ड्रैगन मूवी इज अबाउट दी वर्ल्ड, जो कि इसे ग्लोबल बैटल ग्राउंड बनाता है, जिसमें हम उसकी वजह से ही इतने सारे इंटरनेशनल विलन्स को भी एक्सप्लोर होते हुए देख पाते हैं। और फिर कहानी का 1967 में इसको सेट करके रखना नील को सिर्फ ओपीएम ही नहीं बल्कि और भी हिस्टोरिकल स्टेक्स को हैंडल करने की आजादी दे देता है, जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा होता है, रूलर्स बदल रहे होते हैं। एंड भूलो मत, इसी के दौरान में वियतनाम वॉर भी चल रही होती है, तो इधर अमेरिका का भी पूरी तरीके से ध्यान इधर नहीं होगा। एंड अगर आपने अमेरिकन गैंगस्टर मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि डेंजल वॉशिंगटन का पूरा बिजनेस का नैरेटिव ही इस ड्रग्स एंड ओपीएम के ऊपर चल रहा होता है। एंड उसमें कितनी सारी ड्रग्स, करप्शन, बेइज्जती, लूजिंग वॉर एंड इंस्टेबिलिटी दिखाई जाती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जो कि अब आई गेस कि हमें जब गोल्डन ट्रायंगल वाले साइड को एक्सप्लोर किया जाएगा तब हमें यहाँ पे वो कहानी बताई जाएगी, जहां पे फिर हमें इस ग्लिम्स में 91 डेथ्स का भी मेंशन दिखाया गया है। एंड दे आर जस्ट सो स्पेसिफिक कि ये सिर्फ हेंचमैन नहीं हो सकते, जिसमें थ्योरी ये है कि 91 डेथ्स आर अ
अलग कल्ट जो कि बचपन से ऑर्फन्स को ब्रेन वॉश करके लड़ने के लिए एंड मरने के लिए तैयार किया जाता है, जो कि इस तरह की प्रैक्टिस इन तरह के कंट्रीज में काफ़ी कॉमन तरीके से मानी गई है, जिसके बारे में मैं एलुसिडेट नहीं करूंगा। जिससे फिर एक काफ़ी डार्क एंड साइकोलॉजिकल लेयर भी ऐड हो जाती है कि जूनियर एनटीआर इजंट जस्ट फाइटिंग सोल्जर्स, ही इज ऑल्सो लीडिंग अ लॉस्ट जनरेशन, अगर वो सबको मार नहीं देता, जिसके एक्शन बहुत ही हैवी हो सकता है, कमाल का हो सकता है अगर नील साहब चाहें तो दिखाने के लिए। एंड अब नाउ एक प्योर विलन मूवी में ड्रग्स, ओपियम, हीरोइन के बारे में पेट्रियोटिक ये कैसे इसे बना सकते हैं, तो टेक दिस एज अ लाइक धुरंधर ऑन स्टेरॉइड्स, जिसका मेन कोर ऑब्जेक्टिव यही है कि ये कार्टल्स एक्चुअली में ब्रिटिशर्स के जाने के बाद उनके रेमिनेंट्स हैं, जो कि आज़ादी के बाद भी इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हमारे रिसोर्सेज को दीमक की तरह चूस रहे हैं, जिससे यह एक फिल्म सिर्फ कॉप्स वर्सेस रॉबर्स की नहीं बन जाती, बल्कि इट्स अबाउट मेकिंग श्योर कि इंडिया के रिसोर्सेज आगे किसी भी फॉरेन एम्पायर के थ्रू एक्सप्लॉइट ना किए जाएं एवर अगेन। एंड दिस मूवी होल्ड्स ह्यूज पोटेंशियल, क्योंकि स्टेक्स बहुत ही आगे बढ़ गए हैं इसमें, क्योंकि इंडिया का इधर एटीसी या फिर जीटीसी से हारना मतलब कि फिर से इंडिपेंडेंस लूज करने के बराबर हो जाएगा, और इस बार ब्रिटिशर्स नहीं, अगर ऐसा होता है तो कार्टल्स फिर से इंडिया को रूल करेंगे, और कितना वो हॉरिफाइंग होगा आप इसके ग्लिम्स में एक्सपीरियंस कर ही सकते हो। जिसमें अब ये इंटरेस्टिंग फैक्टर ये बन जाता है कि प्रशांत नील ने अपनी ड्रैगन फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए पूरा का पूरा स्टूडियो ही क्यों जंप किया, होमबाले को छोड़कर, जिसमें उन्होंने सलार एंड केजीएफ जैसे ना जाने कितनी बड़ी बड़ी मूवीज बनाई हैं, एंड उससे अलग जाकर वो पुष्पा वाले स्टूडियो माइथ्री मूवी मेकर्स में क्यों चले गए ड्रैगन मूवी को बनाते हुए, जो कि विजुअल क्वालिटी इंटैक्ट रखी है उन्होंने, जिसमें अब पहला सेंस तो बनता है कि हाँ भाई ज्यादा पैसा वगैरह की तो बात समझ में ही आती है, वरना इंसान दूसरे स्टूडियो में क्यों जंप करेगा, पर वहीं उससे भी बड़ी बात यह आती है कि आप क्या रिसोर्सेस, कॉन्टैक्ट्स और अपनी फिल्म को लेकर रीच दे रहे हो। एक सेट ऑफ प्रोमिसेस भी होते हैं कि अगर मैं इतनी बड़ी फिल्म आपके साथ बनाता हूं, इर्रेस्पेक्टिव की जो भी पैसा हम लगा रहे हैं, तो क्या आप मुझे अपने स्टूडियो से वो इंटरनेशनल एक्सपोजर्स, कॉन्टैक्ट्स और वो अवार्ड सेरेमनीज में मुझे वो बिग बैड गाय की तरह प्रेजेंट कर सकते हो, मार्केटिंग पूरा दबा के लगाते हुए, कि जैसे अभी एस राजामौली या नमित मल्होत्रा अपनी फिल्मों के साथ कर रहे हैं। एंड यही कॉर्पोरेट बॉटलनेक है जो कि ज्यादातर फैंस यहीं पर रुक जाते हैं, लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि प्रशांत नील होमबाले से मैत्री स्टूडियो में जंप ही कर गए, जिससे प्रॉब्लम अराइज होती है कि केजीएफ एंड सलार का क्रॉसओवर ड्रैगन मूवी के साथ ना के बराबर ही देखने को मिलेगा, अंटिल अनलेस यहाँ पे कुछ मैजिकली ही सोनी मार्वल जैसा स्पाइडरमैन का कोलैब वो करते हुए इंडिया में दिखा दे, जो कि पॉसिबल नहीं है, जिस हिसाब से आपस में लड़ते रहते हैं राइट्स को लेकर। पर इससे ऊपर भी उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज खड़ी कर दी है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आगे आपको। पर ऐसा सिर्फ नील साहब ही नहीं है कि जो स्टूडियो जंप करते हुए हमें नजर आए हैं, अपने तो क्रिस्टोफर नोलन ने भी किया हुआ है, जब वो वैनर ब्रदर्स से यूनिवर्सल में जंप कर गए, तो भाई उनकी फिल्म को वो और बेटर विजन के साथ और क्रिएटिव कंट्रोल के साथ और फ्रीडम के साथ भी अपनी फिल्म को प्रेजेंट कर पा रहे थे, क्योंकि इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ था, क्योंकि रिजीम बार बार चेंज हो रही थी, एंड सिंगल डे व्यूइंग वाला भी हिसाब दे दिया था वैनर ब्रदर्स में, हमें वो पूरा केओस याद है अगर आप पूरा इंटैक्ट रहते हो पॉप कल्चर में। पर फिर से ये बात भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ सिर्फ पैसों में बात आके अटक नहीं जाती, अगर मेरा क्रिएटिव कंट्रोल मुझसे छीना जा रहा है, अगर मेरी यूनिवर्स में, मेरी फिल्म मेकिंग में कोई नोट्स या फिर छेड़खानी की जा रही है, तो फिर मैं क्यों नहीं कहीं और शिफ्ट कर जाऊंगा। जहां पे अब ये बात स्ट्रिक्टली क्रिस्टोफर नोलन तक ही सीमित थी, अलग अलग फिल्म मेकर्स के साथ अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें से यह बात भी फिर ध्यान देने की जरूरत है, जिसे कई लोग नजरअंदाज ही कर दे रहे हैं, कि ड्रैगन मूवी इज ओरिजिनली अ तेलुगु मूवी। जहां राजामौली ने यह बात एक राउंड टेबल में क्लियरली बताई हुई थी, कमल हसन भी थे उनके साथ, कि तेलुगु सिनेमा एक्सेल्स इन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिनेमा, मलयालम स्टोरी के लिए काफी माना जाता है, एंड कन्नड़ा सिनेमा अपने मास अपील को डिलीवर करने में माना जाता है, जिसमें अगर आप होमबाले की फिल्मोग्राफी देखोगे तो दे हैव मास्टर्ड द कन्नड़ा टू पैन इंडिया पाइपलाइन, पर माइथ्री ऑपरेट्स ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल, अपने पैन इंडिया मार्केटिंग डोमिनेंस से लेकर इंटरनेशनल डायस्पोरा तक ऑलरेडी ये क्रैक कर रहे हैं चीजों को लेकर, एंड उनके एग्जीबिशन नेटवर्क्स, थिएटर लॉक-इन्स एंड रिलेशनशिप विद ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स आर आर्ग्यूबली सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन इंडियन सिनेमा, जिसकी वजह से अपने रॉकी भाई एंड देवा का क्रॉसओवर तो माइथ्री स्टूडियो की वजह से ब्लॉक जरूर से हो जाता है, और नील को क्रिएटिवली फोर्स करता है एक कंप्लीटली नए सेपरेट यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए, या फिर कहूं कि अपना ही एक राइवल यूनिवर्स बनाने के लिए, जिसकी लुक एंड फील सेम है। एंड अब पता नहीं उन्होंने सेम खुद के ही साथ कंपटीशन क्यों ले लिया, क्योंकि वो जब बाद में होमबाले के साथ जाएंगे तो इसी लुक एंड फील के साथ जाएंगे, एंड और बेटर सिनेमा बनाने की कोशिश करेंगे, एंड दूसरी फिर बाद में माइथ्री सिनेमाज में भी जाएंगे, तो फिर वो और ही सेम लुक एंड फील के साथ बेटर सिनेमा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो प्रशांत नील इधर खुद ही से लड़ रहे हैं यूनिवर्स में।
तो इसे सेम लुक के साथ अलग अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स कंसिडर कर सकते हो, जो कि माइत्री के अंदर चलेगा एंड दूसरा होम्बाले के अंदर चलेगा, जिसमें सेम वर्ल्ड केओस एंड फनाला ढिमकाना चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही एग्जिस्ट करेंगी। पर साथ ही साथ वो वापस होम्बाले में भी आते रहेंगे अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि वो अपनी रूट्स को नहीं भूले हैं कि उन्होंने ये दुनिया शुरू कहाँ से की थी। और ऊपर से KGF 3 भी तो उन्हें बनानी है, एंड जो उन्होंने KGF एंड सलार के साथ होम्बाले में बिल्ड किया हुआ है वो उसे कैसे ही जाने दे सकते हैं। वो उनको बहुत पैसे ला के देता है। एंड इन्हीं चीज़ों पे लोगों का ध्यान तो नहीं गया, पर प्रशांत नील ने हमें 2 सिनेमैटिक यूनिवर्सेस दे दिए राइवल वाले, जिनकी सेम लुक एंड फील है एंड वो सेम खुद ही के साथ लड़ रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि जितना टाइम वो रिलीज करने में इसे लगा रहे हैं, वो ड्रैगन को एटलीस्ट 2 पार्ट्स में रिलीज करेंगे एंड हमें फिर से सिनेमा में एक सिनेमैटिक मास एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जो कि इस बार सिर्फ इंडिया तक ही इसका फियास्को नहीं बैठा रहेगा, बल्कि इंटरनेशनली भी फिल्म काफी जानी जाएगी। एटलीस्ट मैं उम्मीद तो यही करके चल रहा हूँ। जहां मुझे ये देख के काफी अच्छा लगता है कि धीरे धीरे ही सही, पर अब हम एक्चुअली में इंडिया से उठकर वर्ल्ड सिनेमा को कैप्चर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिसमें अभी भी थोड़ा सा टाइम जरूर सा लगेगा, पर इवेंचुअली आज से 5, 10 या 15 साल के बाद हम इस लेवल पे वर्ल्ड सिनेमा में डोमिनेट कर रहे होंगे कि हमें खुद इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम कितना पोटेंशियल होल्ड करते हैं। तो इंडियन पॉप कल्चर फैंस के लिए तो कमाल की बात है ही, क्योंकि हम बहुत ही कमाल के लेवल पे खुद को एस्टैब्लिश करेंगे। बाकी आप इस फ्यूचर के बारे में एंड ड्रैगन के पोटेंशियल के बारे में क्या सोचते हो, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि फिल्म क्या क्या थ्योरीज एंड पॉसिबिलिटीज़ होल्ड करती है। मैं उन सब के बारे में जानना एंड डिस्कस करना ज़रूर से पसंद करूंगा, और तब तक के लिए देखते रहिएगा PJ एक्सप्लेन।